फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंसी एंड बैलेंसिंग। ये वीडियो मैं एक रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। इसमें मुझे कहा गया था कि मुझे वैलेंसी और बैलेंसिंग पर वीडियो बनाना चाहिए। एक्चुअली इसको आप समझ सकते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 5, क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में इतना पार्ट रह गया था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री की बेसिक्स में आता है, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बैलेंसिंग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बैलेंसिंग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग पढ़ना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है वो डेफिनेशन। Valency is the number of hydrogen atoms which can combine with or displace one atom of an element forming a compound. लोग यही डेफिनेशन पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, तो मैं बताती हूँ कि हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं। हाइड्रोजन मतलब H, इसके एटम्स, एक एटम। तो ये बोल रहा है कि कोई भी यहाँ पे ये रेडिकल भी हो सकता है या फिर कोई एलिमेंट भी हो सकता है। तो मैं बता रही हूँ, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास एक एलिमेंट है। अब क्लोरीन से कौन सा कंपाउंड बन सकता है इसमें हाइड्रोजन भी? तो एक एसिड बन सकता है HCl। HCl को अब HCl क्यों लिखा हमने? जैसे नीचे हम लोग सबस्क्रिप्ट में नहीं लिख देते 2 या 3 इस तरीके से, तो इस कंपाउंड में हमने वो क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा याद रखिएगा +-1 होती है। +-1 मतलब सिचुएशन के हिसाब से हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। अब जब भी ये किसी एलिमेंट जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो हर बार एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ रिएक्ट करता है। तो जब हम लोग इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ रिएक्ट करता है, तो जिससे HCl बनता है। कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास फिर से H है, H +-1, और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया एक रेडिकल SO4 सल्फेट। अब ये रेडिकल है, इसका वैलेंसी कैसे पता चलेगा? तो एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जब हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है H2SO4। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? तो एक बार डेफिनेशन वापस पढ़ते हैं। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which can combine with or displace one atom of an element, radical forming a compound. कंपाउंड भी है ये, इसमें हाइड्रोजन कंबाइन भी हो रहा है। अब देखना ये है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं इस पर्टिकुलर रेडिकल से या फिर इस पर्टिकुलर एलिमेंट से। तो 2 कंबाइन हो रहा है। अभी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 माइनस था चार्ज। अब यहाँ पे जो 2 माइनस वैलेंसी है, माइनस ही क्यों है, प्लस क्यों नहीं है? तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि किसी ऐसे एलिमेंट का रिएक्शन जिसमें प्लस का चार्ज हो, उसका जो रिएक्शन है वो हमेशा किसी नेगेटिव के साथ ही होता है। मतलब कोई पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर H हो हमारे पास और एक तरफ हमारे पास हो कॉपर, तो क्या आपने कभी इस तरीके का कंपाउंड देखा है HCU, मतलब हाइड्रोजन कॉपर? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 1+ या फिर 2+ हो सकती है और इसकी प्लस ही होती है, तो ये कभी रिएक्ट नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक डाउट ज़रूर आना चाहिए। वो डाउट ये है कि मान लेते हैं कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे कॉपर अभी हमने लिया था, ये तो प्लस है इसकी वैलेंसी, और हाइड्रोजन हमेशा प्लस रहता है और माइनस कभी कभी रहता है, जो माइनस इससे रिएक्ट नहीं करेगा।
तो अब हम क्या करें कि हमें कॉपर की वैलेंसी पता चले, हमें तो कॉपर की पता ही नहीं चलेगी इस तरीके से, तो उसको किस चीज़ के साथ रिएक्ट करें। तो इसी से हमें वैलेंसी की एक सेकंड डेफिनेशन मिलती है जो ऑल्टरनेट डेफिनेशन है, वो जो किसी भी एलिमेंट के साथ या फिर रेडिकल के साथ काम करेगा। रेडिकल के साथ नहीं, एलिमेंट के साथ ही काम करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड डेफिनेशन, ये थी पहली डेफिनेशन, ये है सेकेंड डेफिनेशन। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन का नंबर, ऊपर था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट so as to achieve stable electronic configuration of the nearest noble gas। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना रखा है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करें और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझें, वो सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है। लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ एक जनरल आइडिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। किसी भी एटम का, मान लेते हैं हमारे पास कोई एटम है, तो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ सोडियम एटम। तो अगर सोडियम का एटम देखें हम लोग, तो उसमें हम लोग देखेंगे पहले शेल में 2, फिर 8, फिर एंड वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बस 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K शेल, L शेल, M शेल, K L M और उसके बाद N होता है। तो K शेल 2, 8, 1, ये है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, 2s2 2p2, इस तरीके का भी हम लोग यूज़ करते हैं। अभी कोई कोड लैंग्वेज नहीं है, इसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे ही है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं सोडियम एटम की, तो मैं आपको बताती हूँ कि सोडियम एटम में 1 है, यहाँ पर 1 का मतलब ये बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल का हम लोग अगर एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम लोग को दिखेगा बाहर कोई ना कोई नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन द वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पर बस 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता रखा है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग के वीडियोस में, कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोवेलेंट यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर NaCl का हम लोग रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होता है कि Na का एक जो है इलेक्ट्रॉन Cl के 1 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करता है, मतलब उसमें चला जाता है। तो वहाँ पे Cl जो होता है नेगेटिवली चार्ज और Na हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। फिलहाल हम लोग टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ एटम्स दैट कैन डोनेट। अगर यहाँ पे 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर आउटरमोस्ट शेल में अगर 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब वो डोनेट हो जाएंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन में, दूसरे एटम में। लेकिन अगर यहाँ पे वहीं पे 5, 6, 7 है, अगर 5, 6, 7 हो गए इलेक्ट्रॉन के नंबर, तो ये फिर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे जैसे NaCl में 1 है बाहर और Cl में कितने होते हैं? 7 होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो ये 1 जो है ये 7 में चला जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो Na जो है वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? नियॉन। तो उसकी स्टेबिलिटी ये पा जाएगा। और ये क्लोरीन जो है ये इससे रिएक्ट करेगा, तो आर्गन की जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगी। तो यही बोल रहा है कि जितने आउटरमोस्ट वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होने चाहिए जो डोनेट या फिर एक्सेप्ट हो जाए, सो एज टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बता रही हूँ
इसमें लिखा हुआ है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैलेंसीज। तो रेडिकल क्या होता है? रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स दैट बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट एंड शो वैलेंसी। तो यहाँ पर हम लोग वैलेंसी की बात करेंगे जो पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं हमारे पास अमोनिया है NH4, इसकी वैलेंसी 1+ है, ये नोन है, ये कुछ नोन वैलेंसीज हैं जो हम लोग को ऑलरेडी पता है आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स। वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं, एक और वैलेंसी ले लेते हैं कॉपर 1+, या फिर हम लोग यहाँ पे एक और ले सकते हैं गैसेस Fe2+, एक और ले लेते हैं Ag1+। ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव वैलेंसीज है क्योंकि दे आर हैविंग द पॉजिटिव साइन इन देयर वैलेंसीज। तो ये है पॉजिटिव वैलेंसीज। कुछ नेगेटिव वैलेंसीज देख लेते हैं, जैसे SO4 2-, CO3 2-। क्योंकि कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने H2CO3 का कंपाउंड बनाया, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी वैलेंसी 2- मिली और इसकी 1+ मिली। तो जब ये सब रिएक्ट हुए तो हम लोग को क्या मिला? 2 यहाँ पर, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तब एक कंपाउंड बनेगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इसी से रिएक्शन होगा, अदर चीज़ों के साथ भी रिएक्शन होता है, पर हर रिएक्शन में CO3 का यही हमें वैलेंसी मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर अगर इस वाली चीज़ के साथ बता रही हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को इस चीज़ के साथ रिएक्ट करूँ, देख लेते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा रिएक्ट करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि ये भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपको कोई रिएक्शन कराना है, चाहे 2 कंपाउंड्स के बीच में, चाहे 2 रेडिकल्स के बीच में, चाहे 2 एलिमेंट्स के बीच में, चाहे एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, चाहे एक एलिमेंट और रेडिकल के बीच में, तो हम लोग वो जो है उसको पहले ऊपर लिख देते हैं, पॉजिटिव वाला पहले उसकी वैलेंसी के साथ और नेगेटिव वाला बाद में, थोड़े से गैप के बाद। उसके बाद ये जो वैलेंसीज हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? फिर से NH4 उसी जगह पे लिखेंगे और CO3 उसी जगह पे लिखेंगे। अब ये जो +1 है, ये +1 का क्या होगा? +1 का मतलब प्लस और माइनस यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, प्लस माइनस पे जाइए ही मत। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो क्या करेंगे? 2 यहाँ पर लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट बना के और यहाँ पे 1 लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट बना के। अब जो यहाँ पे आया है इसको एक साथ लिख देंगे और लिख देंगे NH4 होल ट्वाइस CO3। 1 यहाँ पे डिसमिस हो जाएगा, मतलब 1 है तो 1 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको लिखते नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। तो ये बन गया कंपाउंड। और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो रेडिकल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनके भी कंपाउंड बनते हैं। अब यहाँ भी कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल वैलेंसी का। वेरिएबल वैलेंसी में आप लोग क्या करते हो? नाम ही बता रहा है, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब वेरिएशन इन द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने देखा था ना, जो डोनेट और एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं इस डेफिनेशन में कुछ ऐड करना चाहूँगी। इस एक लाइन से जस्ट आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी हमें पता चल जाएगा कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। हम लोग वापस से एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। क्या लूज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन वो किसी और को दे सकता है, किसी और एटम को, किसी और एलिमेंट के एटम को। तो मान लेते हैं कि चलिए एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉपर का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि कॉपर में वेरिएबल वैलेंसी देखी गई है। कॉपर का क्या होता है? 2, 8, 18 और 1, मतलब ये जो है 29th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का।
अब यहाँ पे ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पेन अल्टीमेट शेल होता है, पेन अल्टीमेट शेल मतलब ये वाला शेल था, थर्ड लास्ट मतलब जो सेकेंड लास्ट शेल होता है, जैसे यहाँ पे ये है KLMN, तो जो M शेल है यहाँ पर वो हमारा पेन अल्टीमेट शेल होता है। ये शेल बेसिकली हमारे जो एटम होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी इंटरेक्शन को डिस्प्ले करता है। तो ये हायर क्लासेस में है। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि ये पेन अल्टीमेट शेल क्या होता है। कभी कभी जब किसी एटम को स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, जैसे अभी कॉपर को नहीं मिली है स्टेबिलिटी, तो वो ना कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। इसकी कैपेसिटी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने की है, लेकिन ये इसमें से एक हटा देगा तो क्या हो जाएगी फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 17 और 2। अब जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कैपेबिलिटी रखता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो इस डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट सो एज टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा तो ये इसकी सेकेंड वैलेंसी हो जाएगी। अब क्या होता है कि पुराने सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो उसमें बताया जाता है हम लोग को कि इसमें एक नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना, मतलब नाम देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर के 2 सिस्टम आए थे। एक ओल्ड सिस्टम है, आउटडेटेड सिस्टम है, वो भी बता देती हूँ। ओल्ड सिस्टम में क्या होता था कि मान लेते हैं हमने कॉपर का एग्जांपल लिया है, तो कॉपर में क्या होता था, अगर उसकी वैलेंसी 1 है, कॉपर की पहली वैलेंसी है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी +1 है और यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी +2 है। तो यहाँ पर जो कॉपर है जब +1 रहता है तो उसको हम लोग क्यूप्रस बोलते हैं, क्यूप्रस, और जो वैलेंसी 2 होती है उसको हम लोग क्यूप्रिक बोलते हैं। ऐसे ही अदर एलिमेंट्स के लिए भी ऐसे अस और इक लगा के हम लोग उसको बनाते हैं। लेकिन ये ओल्ड सिस्टम था नेम करने का। अब एक न्यू सिस्टम आया है जिसको हम लोग IUPAC सिस्टम कहते हैं नेम करने का। ये न्यू सिस्टम है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बना देंगे और यहाँ पर कॉपर और स्क्वायर ब्रैकेट में 2 बना देंगे। दिस इज़ मच मोर ईजियर टू रिमेंबर और बहुत ही आसान है इसको लिखना। यहाँ पे आपको अस और एक लगाते ही आप लोग भूल जाओगे कि आपने किया क्या, तो इसलिए हमने 1 और 2 लगा दिया है। तो इतना ही था, बैलेंसिंग में सिर्फ इतना ही है। आगे जैसे जैसे इस कॉन्सेप्ट में ऐड होता रहेगा मैं आप लोग को बताती रहूँगी अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। यहाँ में एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि जितने भी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, तो यहाँ पर 6 ही तो नोबल गैसेस होती हैं हम लोग की, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन और आर्गॉन और एक और होता है जीनॉन। ये जो 6 हमारी नोबल गैसेस हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है वो हमेशा 0 होती है। 0 क्यों 0? इस डेफिनेशन से समझेंगे तो नोबल गैसेस हमेशा स्टेबल होती हैं, हमेशा ही स्टेबल होती हैं। अब स्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि इनकी वैलेंसी 0 हो जाती है, क्योंकि ना ही ये कुछ एक्सेप्ट करेंगे ना ही ये कुछ डोनेट करेंगे, ऑलरेडी स्टेबल हैं। तो इस वजह से अब मैं जल्दी से आपको बैलेंसिंग पढ़ा देती हूँ। 2 मिनट का टॉपिक है, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। मैं इसको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट की वजह से मैं फिर से एक बार इसको समझा दे रही हूँ। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 में ही मैं इसको पढ़ा चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से बता दे रही हूँ। बैलेंसिंग में क्या आता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस।
अब यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड क्यों होती है इक्वेशंस? ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दोनों सेम चीजें हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है हमारे पास उसके नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के वो इक्वल होने चाहिए हमेशा प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर स्टेट्स। इसी के बेसिस पर हम लोग ने इस तरीके से दो तरह की इक्वेशंस बनाई हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अब मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन हम लोग के पास है, मैं आपको सबसे टफ एग्जांपल से बताती हूँ जो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये इसकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन में बना रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगी हीट देकर, तो KCl प्लस जो है हम लोग के पास O2 आएगा। गैस हमेशा O2 होगी, क्योंकि यहाँ पे O3 लिखा है तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे ओजोन निकाल देंगे, ये ऑक्सीजन ही निकलेगा, पर बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग में हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है। अभी जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करके दिखाऊंगी। यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमने 2KClO3 ले लिया, 2 लिखने का क्या मतलब है? 2 लिखने का मतलब है कि 2 हर चीज़ से एकदम मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे इतने टाइम्स हर एक एलिमेंट है इस कंपाउंड का, मतलब 2 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, 2 हम लोग के पास पोटेशियम है, 2 हम लोग के पास क्लोरीन है और 2 हम लोग के पास O3 है। अब इस O3 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है, हम उसके प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3O2, मीनिंग सेम है, 6 ही हुए ऑक्सीजन के एटम्स, तो ऑक्सीजन हो गए 6। तो हमें ध्यान रखना है कि जितने ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे जैसे 6 थे, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स में भी 6 ही होने चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ पे पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। कैसे इसको इसके इक्वल करें? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मान लेते हैं 2KClO3, इसको ब्रेक डाउन हमने कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2KCl प्लस 3O2 हो गया, 6 हो गए यहाँ पे। अब इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं, इसका तो हम लोग को यहाँ से पता ही है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही होगा, आपको हर तरफ एटम्स को सेम रखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और जिसने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो की उसको भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बैलेंसिंग और बैलेंसिंग का टॉपिक भी हमने ख़त्म कर लिया है। अब अगला केमिस्ट्री में मुझे केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताना है, जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जैसे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डीकॉम्पोजिशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस, तरह तरह के ढेर सारे रिएक्शंस हैं जो मुझे बताने हैं। सो दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।